नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। वक्त वाकई बड़ा बलवान होता है। बंगाल से एक वीडियो आया है जिसमें ममता बनर्जी एक मंदिर में पहुंचती हैं और सामान्य लोगों की तरह कतार में लगकर मंदिर में प्रवेश करती हैं। पहले तो लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मंदिर के नाम पर लोगों को सिर्फ हम्बा हम्बा रुम्बा रुम्बा ही याद रहता है। खैर, लोग जीत के बाद मंदिर पहुंचते हैं, ममता दीदी हार के बाद मंदिर पहुंची। तेवर थोड़े ढीले पड़ चुके हैं, अभिमान खत्म होने को है और सत्ता का नशा भी उतरा हुआ दिखा। मोशा यानी मोदी शाह ने जो हालत कर दी है वो राजनीति का सबसे कड़वा सच है। दरअसल बंगाल में अब देखें तो बीजेपी के अलावा कोई और बड़ी पार्टी बची नहीं। लेफ्ट बहुत पहले पीछे जा चुकी है, कांग्रेस के लिए कहीं कोई जगह नहीं बनी और बीजेपी अब लंबे समय तक टिककर काम करने वाली है और ये टीएमसी के नेताओं को भी समझ में आ चुका है। टीएमसी के बाद कांग्रेस के लिए एक अच्छा मौका था। कांग्रेस उस खालीपन को भर सकती थी, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ही जब हार मान चुका हो तो फिर कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन बंगाल के इतिहास में जब कभी आकलन किया जाएगा तो बीजेपी की इस बड़ी जीत को मील का पत्थर जरूर कहा जाएगा और मोदी शाह की जोड़ी को भी याद रखा जाएगा। ममता राज में जिस तरह की राजनीति खेली गई, उसने नरेंद्र मोदी को एक एक करके हर मोर्चे पर पूरी ट्रेनिंग दी। इसके पहले भी जब वो गुजरात में थे तो पहला संघर्ष खुद प्रधानमंत्री वाजपेयी के साथ हुआ था उनका। उस हादसे में नरेंद्र मोदी समझ चुके थे कि आरएसएस के बिना आगे बढ़ना मुश्किल होगा। जब वाजपेयी सरकार की विदाई हुई तो धक्का नरेंद्र मोदी को भी लगा था। जब इतने अच्छे सब कुछ शाइनिंग इंडिया जैसा चल रहा था, बहुत अच्छे थे वाजपेयी, बहुत लोकप्रिय थे, जनता बहुत पसंद करती थी, तो फिर उसी जनता ने हराया क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल था और इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। ये भी उन्होंने एक सबक के तौर पर लिया उस समय, और वाजपेयी के हटते ही कांग्रेस बुरी तरह से नरेंद्र मोदी के विरुद्ध लामबंद हो गई और मोदी को गुजरात में घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस वाजपेयी को हराकर जोश में आ गई थी। सोनिया गांधी एक बार फिर पावर में आ चुकी थी और उसके बाद नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक से बढ़कर एक हथकंडे अपनाए जाने लगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, दूरदर्शन पर सत्यम शिवम सुंदरम जिस तरह से गायब किया गया था, ठीक उसी तरह से दूरदर्शन पर गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को भी बैन कर दिया गया था। जबकि गुजरात दंगों पर एंटी मोदी बात करने वाले लोगों को, पत्रकारों को, एक्टिविस्ट को उसी दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम में बुलाया भी जाता था। आज जब ये कहा जाता है कि गोदी मीडिया है, तो ये आज का नहीं है, ये पहले भी होता रहा। और दूरदर्शन के अशोक श्रीवास्तव, जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चित हैं, उन्होंने मोदी का इंटरव्यू लिया था और उसके बाद उन्हें दूरदर्शन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इसीलिए वो आज कांग्रेस के खिलाफ इतने मुखर होकर सच्चाई बताते हैं। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर आपको याद होगा। इस एनकाउंटर के समय अमित शाह को गुजरात तक छोड़ना पड़ा था। गुजरात तो छोड़िए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बजट भी कट गए थे उनके लिए। जब गुजरात में कोई निवेशक आना चाहता था तो कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम काम में लग जाता था। गुजरात के विरुद्ध लेख छापे जाते थे, किस्से गढ़े जाते थे, ताकि गुजरात में किसी भी तरह का निवेश ना पहुंच सके। मध्य प्रदेश में उन दिनों इंदौर में इन्वेस्टर समिट हुई थी, बीजेपी की सरकार थी। एक अमेरिकी कंपनी को निवेश के लिए तैयार भी कर लिया गया था, लेकिन संयोग देखिए कि अगले ही दिन मध्य प्रदेश में पानी बचाने को लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू किया गया और गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार और मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार को बीच कार्यकाल में ही गिराने के लिए भरसक कोशिशें की गई। लगभग दर्जन भर बार प्रयास भी किए गए। अक्सर कई मंचों से आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहते सुना होगा कि लाठी खाने से उनकी पीठ काफी मजबूत हो गई है। यदि कांग्रेस ने उन्हें इतना तंग न किया होता तो बीजेपी की शायद दूसरी लाइन में ही मोदी खड़े होते। लेकिन चुनौती मिलती रही, संघर्ष वो करते रहे और वो लड़ाई के सारे दांवपेच भी सीखते रहे। अब भारतीय लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि बड़े राजनीतिज्ञ भी बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गोधरा मामले में जिस आईएएस अफसर ने 2002 में उन्हें गांधीनगर में देखा होगा या उनके साथ कभी काम किया होगा, और आज यदि वो अफसर दिल्ली में होंगे तो वो आसानी से इस बात को बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि दिल्ली में जो नरेंद्र मोदी बैठते हैं वो गांधीनगर वाले नरेंद्र मोदी से बहुत अलग हैं। ऊपर से तो वो शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी है। केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, लालू यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और महाराष्ट्र के ठाकरे ब्रदर्स, इन सब को तमाम जो विरोधी थे, इनके लिए तमाम तरह की बयानबाजियां किया करते थे,
हर बात पर अनर्गल बातचीत होती थी, सबको किनारे से लगा दिया गया। मगर मजाल है आंखों में कोई उस कूटनीति को ढूंढ भी निकाले। ममता बनर्जी के साथ जो हो रहा है उसे आप पूरी पिक्चर मत समझिए। पूरी पिक्चर समझने की गलती भी नहीं करनी चाहिए। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, टीजर अभी बाकी है और फिर पूरी पिक्चर आएगी। अभी सारी फाइलें बंगाल में ओपन होंगी, एक एक करके हिसाब लिया जाएगा और हिसाब के हिसाब से सजा भी तय की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, तमिलनाडु में स्टालिन, इन सभी के वक्तव्य भी याद हैं और याद रखे भी जाएंगे। यूपी में 2027 में चुनाव है और 2029 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो इस बार लोकसभा के चुनाव कुछ अलग ही रंग लेकर होंगे। ये तो समय ही बताएगा। हो सकता है इतनी सारी पार्टियां ना रहें, ये भी हो सकता है कि कुछ नई पार्टियां सियासी पटल पर देखने को मिलें। भारत में लोकतंत्र तो जीवित रहेगा, लेकिन अब 2 या 2 से अधिक पार्टियां का जो लंबे समय से सिलसिला चल रहा है, छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां बनाई जा रही हैं, उनका हो सकता है वो सिलसिला थम जाए। बंगाल में आरएसएस ने ज़मीनी स्तर पर बहुत काम किया था, पिछले कई सालों से लगा हुआ था काम वहाँ पर। 2021 के बाद से तो ज़्यादा सक्रिय दिखा। हो सकता है आगे इसे ही बागडोर मिले। आगे की राजनीति में बहुत संभव है कि आरएसएस की बैकग्राउंड से ही नेता आगे आए और उसी विचारधारा से आगे निकले, और इसका पूरा क्रेडिट कांग्रेस के उस इकोसिस्टम को जाएगा जिसने नरेंद्र मोदी को गिराने में अपना काफ़ी समय जाया किया, बजाय पार्टी को मजबूत करने के। नरेंद्र मोदी को मजबूत करने में और मोदी समेत बीजेपी को यहाँ तक पहुँचाने में कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ है। आज भी कांग्रेस एक तरह से मोदी को ही मदद कर रही है। गुजरात दंगों को लेकर उन्हें ज़बरदस्ती परेशान अगर न किया गया होता तो शायद इतिहास ही कुछ और होता और कांग्रेस आज भी सत्ता में होती केंद्र में। लेकिन अब राज्य में भी नहीं है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में और कर्नाटक में है। इसके अलावा सब जगह बैसाखी बनी हुई है। लेकिन अब छेड़ दिया है तो छोड़ेंगे नहीं। प्रतिशोध कभी भी अच्छा नहीं होता, ये बात हम और आप सब जानते हैं। जितना विरोध नरेंद्र मोदी का होता है उतना किसी भी प्रधानमंत्री का अब तक नहीं हुआ। कई पीएम तो ऐसे हैं कि आए, उनका नाम ही लोगों को याद नहीं है, और खास करके आज के जो जेनजीज हैं जो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं उतर के, वो तो उनका नाम जानते ही नहीं है। कई मोदी विरोधी रात में ये सोचकर सोते हैं कि सवेरे होते ही बस सरकार गिरा देंगे, लेकिन देश की जनता को भी मोदी से ही उम्मीद है। ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने वालों को यह भी याद रखना चाहिए कि कर्नाटक और हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार है। एक समय था जब देश में वन पार्टी रूल हुआ करता था, एक तरफा कांग्रेस पार्टी का शासन चलता था, आसपास कोई भी नहीं होता था, बीजेपी तो बहुत दूर की कौड़ी थी, यानी एक छत्र राज्य सिर्फ कांग्रेस का था। वक्त बदला तो सब कुछ बदल गया। एक एक करके राज्यों से सरकारें कांग्रेस की जाने लगी और पिछले 12 वर्षों से तो केंद्र की सत्ता से भी कांग्रेस बाहर है। कांग्रेस के बाद बीजेपी ही दूसरी ऐसी पार्टी है जो अब एक छत्र राज्य की तरफ बढ़ती जा रही है। लेकिन आगे आने वाले समय की राजनीति को राजनीति के जानकार भांप चुके हैं, उनके अलग अलग विश्लेषण बताते हैं। सियासत बिल्कुल कम नहीं होगी, बल्कि सियासत जमकर होगी। तो ये विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।